स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। और भाषा में हम जानेंगे मातृभाषा के बारे में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, भाषा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका संपर्क समाज के अन्य लोगों से होता है। उन तक अपने भावों एवं विचारों को पहुंचाने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हमें अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। यह वाणी का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही दिया है, जो उसे अन्य जीवों से विशिष्ट बनाता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात भाषा की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। जो ध्वनियाँ होती है, उन ध्वनियों के सार्थक समूह को जब हम उच्चारण करते हैं और दूसरे जो उस ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसको जब हम ग्रहण करते हैं, तो वही क्या होती है, भाषा होती है। कभी कभी क्या होता है कि संकेतों के द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि रोड पर आप लोग देखते हैं यातायात पुलिस का जो सिपाही होता है गाड़ियों को चलने या रोकने के लिए संकेत करता है, लेकिन कभी कभी संकेत जो है अस्पष्ट भी हो सकते हैं और उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। तो भाषा क्या है? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? अपने विचार बोलकर या सुनकर, अपने विचारों को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं या फिर दूसरों के विचारों को हम सुनकर ग्रहण करते हैं, समझते हैं, तो वो क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। यही भाषा का मूल रूप है, अर्थात सबसे पहले जो है मौखिक भाषा की ही शुरुआत हुई। इसको सीखने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो उसे आसानी से सीख लेता है। इस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि हम जो अपने विचार होते हैं वो मौखिक भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। जो भी हम बातचीत करते हैं वो मौखिक भाषा के द्वारा ही करते हैं। जैसे कोई भी भाषण होता है, वाद विवाद, कहानी सुनाना, कविता, समाचार वाचन करना, संवाद बोलना, सभी में किसका प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का। ये सभी किसके रूप है? मौखिक भाषा के। तो जब हम अपने मुख से बोलते हैं जिसको, तो वही क्या होती है? मौखिक भाषा। जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। नेक्स्ट आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ, अर्थात पहले मौखिक भाषा आई, पहले हमने बोलना सीखा, उसके बाद लिखित भाषा अर्थात फिर हमने लिखना सीखा। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। जो मौखिक भाषा है वो अस्थायी रूप है क्योंकि हम बोलते हैं और उसके बाद जो है वो स्थायी नहीं रहता हमारे पास। लेकिन जो लिखित भाषा है वो हमारे पास लिखी हुई रहती है, वो स्थायी रूप होता है। इसे भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं और यह ज्ञान की संचय का भी एक साधन है, क्योंकि जो मौखिक है उसको हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। वैसे आजकल भाषण वगैरह का, इन वाद विवाद का रिकॉर्ड रखते हैं, बट सारी बातचीत का हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते। लेकिन
इसलिए उसको क्या कहते हैं, अस्थायी रूप कहते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है, आपने उसको एक बार लिख दिया तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है, इसलिए इसे स्थायी रूप कहा जाता है। और इसके रूप कौन कौन से हैं, जैसे निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता, पत्र, संस्मरण, ये सभी लिखित भाषा के रूप हैं। जो भी बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं वो सभी क्या होता है, लिखित भाषा का रूप होता है। तो इस प्रकार हमने भाषा के दो रूप के बारे में जाना, कौन कौन से, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आगे पढ़ते हैं मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा क्या होती है? मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। अर्थात मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसका जन्म पंजाब की किसी फैमिली में हुआ है, तो उसके जो माता पिता होते हैं वो कौन सी भाषा बोलेंगे, पंजाबी। तो उसकी भाषा, वो बच्चा भी शुरू में जो भाषा बोलने सीखेगा वो कौन सी होगी, पंजाबी, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने माता पिता से सीखता है। तो उसने जो अपने माता पिता से जो भाषा सीखी वही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। तो इस प्रकार जो मातृभाषा क्या होती है, जो बच्चा अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखता है, तो वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अर्थात हम जो देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जिस प्रकार से हमारी अपने देश की, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, उसी प्रकार से अमेरिका की क्या है राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी, पोलैंड की पोलिश, और जापान की राष्ट्रभाषा क्या है, जापानी। तो इस प्रकार सभी देशों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट आता है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के प्रयोग के लिए जिस भाषा को स्वीकृत किया जाता है वही उसकी, उस देश की राजभाषा कहलाती है। अर्थात सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे जो भी आपके सरकारी कामकाज होंगे वो जिस भाषा में होंगे वो आपकी राजभाषा होगी। और हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि हमारे जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो किस में होते हैं, हिंदी भाषा में। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, आपके पेरेंट्स ने घर खरीदा, तो उसके जो पेपर्स वगैरह तैयार कराने होते हैं वो सारे कैसे कामकाज होते हैं, सरकारी होते हैं। तो वो जो भी पेपर्स तैयार होंगे वो किस भाषा में होंगे, हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं वो हमारी राजभाषा कहलाती है। और हमारी राजभाषा हिंदी है। और इसे राजभाषा कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी को याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए जो 14 सितंबर का जो दिन होता है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट आती है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्टजनों द्वारा प्रयोग की जाने वाले भाषा को मानक भाषा कहते हैं। अर्थात जो शिक्षित जो वर्ग है समाज का, वो जो भाषा का एक मानक रूप तैयार करते हैं कि जो हमारी भाषा है उसको किस प्रकार से उसका उच्चारण करना है और किस प्रकार से उसको लिखना है, ये सभी तैयार किया जाता है। उस भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है कि ये शब्द सही है, इसको लिखना है, और ये गलत है। तो जिस शब्द को मान्यता प्रदान की जाती है, जिसको लिखा जाता है, जिसको सभी के द्वारा समझा जाता है, वही उस भाषा का मानक रूप होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ गलत शब्द दिए हुए हैं और कुछ सही। तो जिस
जिनको मानक रूप प्रदान किया गया है उनको शुद्ध माना जाता है और जो शब्द ऐसे ही लिख दिए जाते हैं उनको गलत माना जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। टेबल दी गई है, इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें देखिए कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे आधा दा और धा। फर्स्ट बॉक्स में दा के ऊपर धा लिखा हुआ है, ये गलत है। और सेकंड बॉक्स जो है उसमें आधा दा और धा लिखा हुआ है, मानक रूप में ये शुद्ध है। नेक्स्ट खा और झा, ये वर्ण लिखे हुए हैं। फर्स्ट बॉक्स में खा को एक गलत तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, जैसे रा और वा की तरह, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऐसे ही झा को भी गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो सही रूप जो इसका क्या है, खा और झा का, वो सेकंड बॉक्स में दिखाया गया है। तो ये मानक रूप है। ये सभी को पता होता है कि हमें किस प्रकार से इन वर्णों को लिखना है, क्योंकि जो हमारी बुक होती है उसमें सभी जो शब्द है वो मानक भाषा के अकॉर्डिंग लिखे हुए होते हैं। जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनमें सभी में मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो जिस भाषा को, जिन शब्दों को मान्यता प्रदान की जाती है वही शब्द बुक्स में लिखे जाते हैं, वही न्यूज़पेपर में जो आप न्यूज़ सुनते हैं या जो पढ़ते हैं उसमें सभी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मानक भाषा का। ऐसे ही इस टेबल में उदाहरण में दिया गया है। तीसरा बॉक्स देखिए, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उसका जो शुद्ध रूप है वो फोर्थ बॉक्स में दिखाया गया है कि गलत शब्द कौन से हैं और सही कौन से हैं। मानक भाषा के अकॉर्डिंग जो लिखे हुए हैं यहाँ पर गलत शब्द देखिए थर्ड बॉक्स में संत, संबंध, नए और आई। तो इनको सही तरीके से कैसे लिखना है ये फोर्थ में बताया गया है कि संत को हम ऊपर डॉट लगाएंगे, ऊपर बिंदु लगाएंगे सा के ऊपर, ऐसे संबंध में सा और बा के ऊपर बिंदु आएगा। नए शब्द को जब हम लिखेंगे तो या की जगह क्या आएगा, ए। आई शब्द को लिखेंगे तो इसमें भी ये की जगह क्या आएगा, ई। तो इस प्रकार जो शब्द मानक रूप से बताए गए हैं, मान्यता प्रदान जिन शब्दों को की गई है वही हमारी बुक्स में लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं और उन्हीं को हम बोलते भी हैं। तो यही क्या होती है, मानक भाषा। अर्थात मानक भाषा क्या होती है, जो हमारे समाज के जो शिक्षाविद होते हैं वो जिस भाषा को मान्यता प्रदान कर देते हैं वही क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। तो जो भी आप अपनी बुक्स में जो पढ़ते हैं वो सभी मानक भाषा में लिखे होते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है ये यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इसमें सभी भाषाएं लिखी हुई है कि किन किन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। आगे हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं बताई गई है कि जो हिंदी भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली और लोकप्रिय भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, हमने आज भाषा के बारे में जाना जिसमें कि हमने मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और मानक भाषा के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोली के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।